नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे आपातकाल की। आपात के आपातकाल का काले अध्याय के 48वीं वर्षगांठ। यहाँ दोस्तों ये हमें आलेख भेजा है वरिष्ठ पत्रकार व लेखक विनोद तकियावाला जी ने। देश में आपातकाल लगे 48 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज हम आपातकाल लगाने के पीछे पूरी कहानी की जानने की कोशिश करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आपातकाल क्यों लगानी पड़ी? देश को आपातकाल जैसे कठोर निर्णय लेने की क्या मजबूरी थी? क्या इंदिरा गांधी जैसी नेत्री के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, या इसके पीछे कोई बाह्य शक्ति का दबाव था? क्या उनकी पार्टी के या आंतरिक व्यक्तित्व का गलत सलाह या दबाव था? इस बारे में किसी निर्णय पर पहुंचे, इसके लिए आपातकाल की घटनाक्रम पर सरसरी निगाहें डालते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की राजनीति के इतिहास का 26 जून 1975 की काली सुबह थी। आसमान में सूर्य की किरण चमक रही थी, लेकिन भारतीय की राजनीति के इतिहास का सूरज का आज ग्रहण लग गया है। भारतीय राजनीति के पंडितों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। सूचना संचार माध्यम से इतनी विकसित नहीं थी। उस समय सूचना के स्रोत के रूप में दैनिक समाचार पत्र, आकाशवाणी, कुछ सीमित संख्या में रेडियो स्टेशन थे। प्रातःकाल में ऑल इंडिया रेडियो पर जो सबसे पहले आवाज आई थी, वो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की थी, जिन्होंने देशवासियों को बताया कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि उसके समय में प्रत्यक्षदर्शी कुछ व्यक्तित्व, जिन्होंने अपना नाम का उल्लेख नहीं करने पर बताते हुए आपातकाल की घोषणा के पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था। माननीय उच्च न्यायालय के कारण इमरजेंसी की नींव पड़ी थी। वे बताते हैं कि आपातकाल की पटकथा 12 जून 1975 को लिखी गई थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले राजनारायण यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इंदिरा गांधी का आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस दिन इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था तथा 6 साल के लिए किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि जब तक कोर्ट में मामला चलेगा, तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी चर्चा के और बिल पर वोट देने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखते हैं कि यह फैसला न इंदिरा गांधी को रास आया, न ही उनके समर्थकों को। वे कुछ ऐसा चाहते थे कि वे पद पर तो रहती, लेकिन उस पद की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अगले दिन 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ बड़ी रैली बुलाई थी। तब देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों में गुस्सा पनपा था। जयप्रकाश पूरे देश में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन किया। उस समय सिद्धार्थ शंकर दिल्ली में ही बंग भवन में रुके हुए थे। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी आर के धवन थे। उन्होंने रे को बताया कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें एक सफदरजंग रोड अपने आवास पर बुलाया है। जब रे एक सफदरजंग रोड पर पहुंचे, उन्होंने देखा इंदिरा गांधी अपने स्टडी रूम में बैठी हुई थी। कमरे में एक टेबल था जिस पर ढेर सारी फाइलें फैली हुई थी। दोनों करीब 2 घंटे तक देश की हालात पर बात करते रहे। इस संदर्भ में प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में द ड्रामेटिक डेकेंड में जिक्र करते हैं। रे ने शाह कमीशन के सामने अपने बयान में बाद में बताया कि जब तक पहुंचे तो इंदिरा ने उनसे कहा, उन्हें कई रिपोर्ट्स मिली हैं। इनमें कहा गया है कि देश बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। बिहार और गुजरात की विधानसभाएं भंग की जा चुकी है। विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है। इस तरह तो विपक्ष की मांगों को कोई अंत नहीं है। देश में कानून का राज नहीं रह गया है। इस समय कोई बड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत है। जहां दोस्तों ये आलेख जो हम आपको सुना रहे हैं, ये हमें विनोद तकियावाला जी ने भेजा है। इंदिरा गांधी ने उस समय उसी शाम जयप्रकाश नारायण की रामलीला मैदान में होने वाली सभा को लेकर भी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में कहा गया था कि जयप्रकाश नारायण की योजना पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर एक समानांतर प्रशासन चलाने की है। कोर्ट से लेकर पुलिस और सेना से लेकर सरकार की बात न मानने को कहेंगे। इमरजेंसी की जांच के लिए बनी शाह कमीशन के सामने सिद्धार्थ शंकर रे ने यह खुलासा किया कि इंदिरा गांधी उनसे पहले भी 2-3 मौकों पर पहुंच चुकी थी। कह चुकी थी कि भारत को एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ठीक उसी तरह जब एक बच्चा पैदा होता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती थी, तब उसमें जान लाने के लिए शॉक दिया जाता है। इंदिरा गांधी का कहना था कि देश में एक बड़ी शक्ति का उभरना जरूरी है। दरअसल सिद्धार्थ शंकर रे संवैधानिक मामलों को जानकार माने जाते थे। दूसरी वजह से इंदिरा गांधी के करीबी लोगों में से एक थे। 1969 में जब कांग्रेस टूटी, तब से सिद्धार्थ बाबू इंदिरा फैक्शन के बाद
साथ वफादार रहे। इंदिरा जी इसी मामले में रे के ऊपर कितना भरोसा करती थी, इसका आजाद इस बात से साफ अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब तक अपने कानून मंत्री एस.आर. गोखले से कोई चर्चा नहीं की थी। इंदिरा गांधी ने 2 घंटे तक चली बातचीत में कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के हिट लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूं। मुझे डर है कि सीआईए की मदद से मेरी सरकार ना गिरा दी जाए। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने चिली में जनरल अगोस्टो पिनोचेट को तख्ता पलट किया। दरअसल इंदिरा गांधी का अमेरिका को लेकर यह डर बेवजह नहीं था। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर थे। 1971 में भारत पाक युद्ध से 1 महीना पहले उनकी यात्रा का मकसद था अमेरिकी पाकिस्तान में हथियार ना भेजे। निक्सन ने ऐसा करने से मना कर दिया। 25 जून दोपहर बाद सरदार शंकर रे ने इंदिरा गांधी को धारा 352 लगाने का सुझाव दिया। इंदिरा गांधी की सारी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ बाबू ने कहा कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि वो कोई समाधान सोच सके। उन्होंने शाम 5 बजे तक का वक्त मांगा। कमरे में आकर सिद्धार्थ रे ने भारतीय संविधान के साथ अमेरिकी संविधान को उल्टा पलटा। दोपहर 12 बजे तक वो किसी काम पर लग गए। पुनः 3:30 बजे 3:30 पर वो एक सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी को तसल्ली से समझाने बैठे। रे ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 352 352 बाह्य और आंतरिक व्यवस्था के समय इमरजेंसी लगाने की छूट देता है। रे ने साफ किया कि बाह्य और आंतरिक व्यवस्था कैसे अलग है। उन्होंने उदाहरण के लिए 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगाए गए इमरजेंसी के बारे में इंदिरा गांधी को समझाया कि कैसे युद्ध एक देश के लिए बाह्य खतरा है, जो देश के अंदर परिस्थितियां हैं उसके लिए आंतरिक इमरजेंसी लगाना होगा। यह सुनकर इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा करने से पहले वे इस मामले को मंत्रिमंडल के सामने नहीं लाना चाहती। सिद्धार्थ रे ने कहा कि इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से कहना होगा कि मंत्रिमंडल बुलाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ बाबू से कहा उन्हें तुरंत राष्ट्रपति के पास जाना होगा। इंदिरा जी ने इस बात को रे ने विरोध करते हुए कहा कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। अंत में रे इंदिरा के साथ राष्ट्रपति भवन जाने के राजी हो गए। शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी सीधा शंकर रे राष्ट्रपति आवास पहुंचे। तब देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति की सारी बात बताई। इस पर राष्ट्रपति ने कहा आप मुझे इमरजेंसी के दस्तावेज पहुंचाइए। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे वहां से वापस एक सफदरजंग रोड पहुंचे। सिद्धार्थ बाबू ने आते ही तुरंत में इंदिरा गांधी के सचिव पीएन धर को ब्रीफ किया। धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाया और इमरजेंसी घोषणा के दस्तावेज तैयार करवाए। धर खुद ही वे दस्तावेज लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अब तक रात हो चुकी थी। इधर इंदिरा गांधी ने निर्देश दिया कि यह बात मंत्रिमंडल को सुबह 5 बजे बताया जाए। 25 जून रात 12 बजे विपक्षी नेता समेत लाखों लोगों को गिरफ्तार करने की प्लानिंग एक सफदरजंग रोड पर सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी को उनके सुबह दिए जाने वाले भाषण को लिखने की मदद कराने लगे। एक दूसरे के कमरे में आर.के. धवन, संजय गांधी, ओम मेहता जो संसदीय राज्य मंत्री थे, सुबह गिरफ्तार किए जाने वाले विपक्षी नेता के लिस्ट बना रहे थे। वहां इस बात की योजना बनाई जा रही थी कि कैसे सुबह अखबार और कोर्ट की बिजलियां काट दी जाएगी। इंदिरा गांधी जब तक अपने भाषण को पूरा कर रात के 3 बजे सिद्धार्थ शंकर रे अब तक नहीं थे। भाषण पूरा होने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से विदा ली। वो बाहर निकले थे, ओम मेहता से टकरा गए। ओम मेहता उन्हें बताया कि अगले दिन दिल्ली अखबारों की बिजली काटने, देश भर की अदालतों को बंद रखने की बंदोबस्त कर लिया है। रे की सुनकर चौंके और विरोध करने वाले कहा कि इतना ऐसा करना बेतुका है, हमारी तो इस बात को लेकर कोई बात भी नहीं हुई है। संविधान के आपातकाल को इस तरह लागू नहीं कर सकते। रे तुरंत वापस आर.के. धवन के पास पहुंचे और कहा कि वो इंदिरा गांधी से मिलना चाहते हैं। धवन ने कहा कि वो तो सोने जा रही हैं, पर रे ने जोर देते हुए कहा मेरा उनसे मिलना जरूरी है। धवन जब तक इंदिरा गांधी को बुलाने ओम मेहता ने रे को बताया कि अखबारों की बिजलियां काटने, कोर्ट को बंद करने पर विचार संजय गांधी ने दिया था। इधर थोड़ी झिझक के साथ धवन इंदिरा गांधी के पास गए, उन्हें बाहर लेकर आए। इंदिरा जी ने आंखें लाल थी, जाहिर था वो रो रही थी। रे ने इंदिरा के गांधी को प्रेस की बिजली काटने की बात बताई। इस पर इंदिरा जी ने कहा किसी अखबार की बिजली नहीं काटी जाएगी, ना ही कोई कोर्ट बंद होगा। इंदिरा गांधी के मुंह से इतना सुनने के बाद रे वहां से निकले, जो कि बाद में झूठ साबित हुई। दिल्ली के अखबारों की बिजली सप्लाई काट दी गई। 26 जून की सुबह बस हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन अखबार ही निकल पाए। किस्मत से उनके प्रेस से बिजली नहीं दिल्ली म्युनिसिपल की जगह नई दिल्ली से था। 26 जून सुबह 6 बजे राउंड टेबल पर बैठा पूरा मंत्रालय अबाक नजरों से एक दूसरे को देखता रहा। सुबह 6 बजे राउंड टेबल पर बैठा पूरा मंत्रिमंडल एक दूसरे को देखता रहा और 6 बजे तक एक अकबर रोड पर इंदिरा गांधी ऑफिस में 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री मौजूद थे। बाकी 9 कैबिनेट मंत्री तब दिल्ली में नहीं थे। एक राउंड टेबल पर सभी नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठे थे। उन सबको इमरजेंसी की घोषणा की एक कॉपी और विपक्ष के उन नेताओं की लिस्ट दी गई है जो गिरफ्तार हुए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की। ऐसा करने से वजह बताई। वहां मौजूद सभी के लिए
वो किसी सदमे की तरह था। इससे पहले किसी बात को, इस बात को कानो कान खबर नहीं थे, वहां के माहौल में घुले तनाव के कोई महसूस कर सकता था, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ इमरजेंसी की अपूर्व कराने के लिए बुलाई गई थी, इसलिए कोई वोटिंग नहीं हुई। पीएम धर ने इस बारे में बताया है कि कोई चर्चा नहीं हुई, प्रधानमंत्री के पास कोई इस बात का कोई जवाब नहीं था। आधी रात को ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? पूरी मीटिंग सिर्फ 30 मिनट की खत्म हो गई। 26 जून 1975 को स्टेट्समैन अखबार विपक्षी नेताओं समेत 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। आपको याद होना दिलाना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति का काला अध्याय 25 जून 1975 से 19 जनवरी 1977 तक आपातकाल लागू रहा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। मीसा एक्ट के संदर्भ में हमारे वरिष्ठ मीडिया मित्र सादिब अब्बास साहब ने एक दिलचस्प वाकया बता रहे हैं। मीसा एक्ट के तहत लालू यादव को इमरजेंसी के विरोध में कारावास में डाला गया। इसी दौरान लालू और राबड़ी देवी के घर पर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम यादव परिवार के द्वारा मीसा भारती का नाम दिया गया। आपको बता दें कि लालू यादव और राबड़ी यादव दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुलदीप नैयर अपनी आत्मकथा क्या बोलूं को याद करूं में कहते हैं कि आम लोगों को पता यह भी नहीं पता था कि आपातकाल का क्या मतलब होता। लोग सख्ते और दुविधा में थे। सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जयप्रकाश नारायण से लेकर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। 25 जून को आधी रात को सभी राज्यों के मुख्य सचिव की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया था। जयपुर की महारानी और ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया को भी इमरजेंसी के दौरान तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। 65 साल की गायत्री देवी की फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं राजमाता सिंधिया पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 संगठनों को एंटी इंडिया कहकर उन पर बैन लगा दिया गया था। इसमें आरएसएस को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट शामिल थे। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। समाचार छपने की गिरफ्तारी हो जाती थी। 23 जनवरी 1977 तक सब ऐसा ही चलता रहा। तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हो गई। भारतीय राजनीति का यह काला अध्याय समाप्त हुई। जनता पार्टी की जनता विशेष आशीर्वाद और स्नेह मिला। इंदिरा गांधी के पराजय का मुंह देखनी पड़ी और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लोक नारायण जयप्रकाश, जिन्हें संपूर्ण क्रांति के जनक भी कहा जाता था, उनकी कृपा से मोरारजी देसाई बने। हालांकि वे अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके पीछे चौधरी चरण सिंह का हाथ था, जिन्होंने दोहरी सदस्यता की बात उठाई। खैर, अभी आपसे यह कहते हुए विदा लेते हैं कि ना कहीं से दोस्ती, ना कहीं से बैर, खबरी लाल मांगे सबकी खैर। फिर मिलेंगे। तिरछी नजर, तीखी खबर, सब संग सबके लिए अलविदा। विनोद तकियावाला, नमस्कार।